नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज तो हम सीधा सीधा डिस्कस करेंगे, बाकी द हिंदू के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, कैसे टेक्नोलॉजी जो है ग्लोबल लेवल पे विभिन्न देशों के बॉर्डर्स को कमज़ोर कर रही हैं और जो परंपरागत आइडिया है ना नेशन स्टेट का, उस आइडिया को ही कमज़ोर कर दिया है टेक्नोलॉजी ने। समझेंगे डिटेल से कैसे। नेक्स्ट, इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया ने टारगेट्स रखे हैं, जैसे 2070 आते आते हम नेट जीरो कार्बन का स्टेटस अचीव कर लेंगे। कैसे इंडिया करेगा ये, स्टेट्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तीसरा आर्टिकल, इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन थीम थी, तो प्लास्टिक पोल्यूशन से संबंधित आर्टिकल है। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप एथिक्स की डेफिनेशन देखिए। वर्चुअल एथिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्चुअल एथिक्स देखो, एथिकल थ्योरी है। ये किस पे फोकस करती है? ये मोरल कैरेक्टर पे फोकस करती है। आप किसी सिचुएशन में फंस गए ना, वर्चुअल एथिक्स की थ्योरी आपको ये नहीं बताएगी कि इस सिचुएशन में आप क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए। ये थ्योरी आपको बताएगी कि ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा इंसान होना चाहिए, आप में क्या वर्च्यूज होने चाहिए, आपका क्या कैरेक्टर होना चाहिए। इस चीज पे फोकस करती है वर्चुअल एथिक्स। जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी ने अपना पर्स गिरा दिया, पर्स नहीं लौटाओगे तो आपको पर्सनल गेन होगा, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा इंसान होना चाहिए, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि आप ऑनेस्ट हो, आपके अंदर गुण होने चाहिए कि आप जिसका पैसा है उसको लौटा दो। तो कैरेक्टर पे फोकस करती है ये थ्योरी वर्चुअल एथिक्स की, ना कि कंसिक्वेंस पे कि आप ऐसा करोगे तो इसका क्या कंसिक्वेंस होगा। कंसिक्वेंस पे फोकस नहीं करती। एथिकल डायलेमा वाली सिचुएशन में आपका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, आपको वर्चुअस होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, उस चीज पे फोकस करती है ये वर्चुअस एथिक्स की थ्योरी। ये दी गई थी एरिस्टोटल के द्वारा। एक एग्जांपल है, प्लेटो ने ना 4 कार्डिनल वर्च्यूज का कंसेप्ट दिया था जो यूपीएससी पूछ सकती है। प्लेटो ने बोला था ये 4 गुण तो हर एक इंसान में होने ही चाहिए अगर वो बढ़िया लाइफ व्यतीत करना चाहता है। सबसे पहला करेज। करेज मतलब डर की सिचुएशन में भी एडवर्सिटी का सामना करना, डर का सामना करना, वो करेज होती है। टेम्परेंस मतलब सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना। जस्टिस तो आपको पता है, फेयरनेस, मोरल अपराइटनेस, दूसरों के राइट्स का ध्यान रखना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना। प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब विजडम, सही गलत की परख, साउंड जजमेंट लेना, क्या सही है क्या गलत है ये सब कुछ सोच के। तो ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज का कंसेप्ट प्लेटो ने दिया था। यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकती है। वर्चुअस एथिक्स भी हमने समझा एग्जांपल की सहायता से। वर्चुअल एथिक्स। अब चलते हैं आगे। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आज के समय में टेक्नोलॉजी विभिन्न देशों के बॉर्डर्स को पार कर चुकी है, इसलिए विभिन्न देशों को मिलकर टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना होगा। एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसे ही 2000 में इंटरनेट का बूम आया, उसके बाद से तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है। नेशन स्टेट के कंसेप्ट को ही बदल के रख दिया है टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से आई है। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट देखो, एक देश होता है जिसमें लोग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे या तो वो कॉमन भाषा बोलते हैं, या उनका कॉमन कल्चर है, या फिर उनका कॉमन इतिहास है, या फिर किसी और तरह की कॉमन आइडेंटिटी को वो शेयर करते हैं। नेशन स्टेट एक प्रकार की पॉलिटिकल यूनिट होती है जिसके डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं, जिसमें एक सरकार होती है जो कानून बनाती है, कानून को इन्फोर्स करती है। ये कंसेप्ट है ना नेशन स्टेट का। बट टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से आई है ना, टेक्नोलॉजी ने नेशन स्टेट के पूरे फाउंडेशन को ही चैलेंज कर दिया है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हमने नेशन स्टेट की डेफिनेशन में समझा कि सरकार जो है वो अपने देश की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए उपाय करती है। हमारे देश ने भी किए हैं, आर्मी, बीएसएफ, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। बट अब देखो, टेक्नोलॉजी के आने से ना खतरा सिर्फ फिजिकल बॉर्डर बाउंड्रीज को नहीं है, खतरा देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के आने से। फॉर एग्जांपल साइबर अटैक देखिए। साइबर अटैक जब होता है, बॉर्डर पे तो फोर्सेस तैनात रहती हैं, लेकिन एम्स पे हमला हुआ था, एम्स पे कंप्यूटर सिस्टम्स पे साइबर अटैक हुआ था। किस प्रकार से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, पूरा डेटा उन्होंने चुरा लिया।
ये नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन बाउंड्रीज पे थोड़ी ना आया। मतलब पहले देखो बाउंड्रीज ही सब कुछ हुआ करती थी, देश की बाउंड्री ही सब कुछ है। दुश्मन देश बाउंड्री चीर के ही आ सकता है, इसलिए सारा फोकस देश की बाउंड्रीज पे ही होता था। बट अब देखो टेक्नोलॉजी के आने से ऐसा नहीं रहा है। तो पॉइंट आप समझ गए ना, पहले सारा फोकस बाउंड्रीज पे होता था, बट अब दुश्मन जो है बिना बाउंड्रीज को छेड़े भी नुकसान पहुंचा सकता है जबरदस्त। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी बेस्ड जो रूल्स है ना, अब इजीली इन्फोर्सेबल नहीं है। इवन तीसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। जैसे देखो, अब भारत की सरकार ऐसा नहीं कि जो अपनी मर्जी से चाहे उसे इन्फोर्स करवा सकती है। अब जैसे अमेजोन कंपनी है, ट्विटर कंपनी है, ये एमएनसीज हैं, मुश्किल से सरकार की बात मानती हैं। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर आए, सरकार सख्त हुई, कुछ रूल्स आए हैं, तब जाके ये थोड़ी बहुत बात इन्होंने माननी स्टार्ट की, वो भी बिल्कुल थोड़ी बहुत। तो ज्योग्राफी बेस्ड जो रूल्स है ना कि इंडिया कहता है कि हमारी बाउंड्री में सिर्फ हमारी चलेगी, लेकिन वो अब चीजें इजीली इन्फोर्सेबल नहीं है। डेटा जो है वो सेकंड्स की स्पीड में जाता है। पहले गुड्स का, सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था, सरकार ने कस्टम डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, बॉर्डर पे बैठे होते हैं, कोई चीज आएगी जाएगी उसे स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता था। बट अब ये चीजें पॉसिबल नहीं है टेक्नोलॉजी के आने से। विद इन सेकेंड्स बहुत बड़ा डेटा इंडिया से दूसरे देश में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, ये है सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है। सोवरेनिटी का देखो हमारे प्रीएम्बल में भी ये वर्ड है। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर, जो कि एक नेशन स्टेट के पास होती है अपनी टेरिटरी के अंदर। मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया में भारत की जो सरकार है उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी और पावर है। वो अपनी मर्जी से भारत के अफेयर्स चला सकती हैं बिना किसी दूसरे देश के या दूसरी एंटिटी के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। प्रीएम्बल में जो वर्ड है ना, सोवरिन वर्ड है, सोवरिनिटी नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एक देश के पास में पूरा अधिकार है डिसीजन लेने का, जो बॉर्डर के अंदर जो कुछ भी होता है उसे कंट्रोल करने का। और देश की तरफ से कौन डिसीजन लेता है? सरकार, चुनी हुई जो सरकार है वो देश की तरफ से फैसला लेती है। समझ गए? जैसे भारत सरकार फैसला लेती है कि हम इतनी कस्टम ड्यूटी लगाएंगे माल के इंपोर्ट पे, तो सरकार के पास सुप्रीम पावर है कि भारत के अंदर जो भी सामान आएगा, ये पर्टिकुलर सामान है, फॉर एग्जांपल एलईडी, तो इतनी इंपोर्ट ड्यूटी हमारे द्वारा लगाई जाएगी। यूएस, पाकिस्तान, चाइना, कोई दूसरा देश या फिर कोई एमएनसी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। भारत सरकार को रोक नहीं सकती कि आप भैया इतनी टैरिफ मत लगाइए, इतनी इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाइए। तो पॉइंट ये है, सोवरेनिटी का मतलब तो मैंने आज बेसिक आपको बता दिया। पॉइंट ये है, नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ गई है ना, इनकी वजह से सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत के किसी सिटीजन ने ट्विटर पे कुछ कमेंट कर दिया या फिर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, तो सरकार को फिर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है ट्विटर के ऊपर। ट्विटर कई बार बात मानता है, सरकार धमकी देती है हम आपको बैन कर देंगे, तब जाके ट्विटर कुछ बात मानता है, कुछ नहीं मानता है। तो पहले क्या हुआ करता था, सरकार की सुप्रीम पावर, देश की सुप्रीम पावर हुआ करती थी बॉर्डर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है। बट टेक्नोलॉजी के आने से अब ये थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। ये एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनी सरकार की बातें मानती नहीं है आसानी से। और देखो इकोनॉमिक साइड में आप देखोगे ना, ये 5 अमेरिका की सबसे बड़ी जो टेक कंपनीज है ना, गूगल, अमेजोन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये 5 सबसे बड़ी कंपनीज का मिला के जो वैल्यूएशन है ना, $4100 बिलियन हैं। जर्मनी की जीडीपी को सरपास कर जाता है ये कंबाइंड वैल्यूएशन इन 5 बड़ी कंपनीज का। और इन कंपनीज का सबसे बड़ा जो लीवर है ना, वो है डेटा और डेटा का इस्तेमाल। डेटा रॉ मटेरियल है इन कंपनीज के लिए। ये हर सेकंड न जाने कितने यूजर्स का डेटा इकट्ठा करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसके बेस पे अपना एल्गोरिथम जो है फिर से रीडिफाइन करते हैं। सरकार को भनक भी नहीं लग पाती, सरकार से कुछ नहीं पूछा जाता, सरकार को कुछ नहीं दिखाया जाता किन एल्गोरिथम्स पे ये कंपनीज काम कर रही हैं। और अब तो देखो कोविड-19 की महामारी आई तो ये साफ हो गया कि आगे भगवान ना करे अगर कोई महामारी आती है तो डिजिटल हेल्थ को अपनाना ही पड़ेगा विभिन्न देशों को उस महामारी से निपटने के लिए। ये सारी बातें बताने के बाद अब राइटर पॉइंट पे आते हैं। राइटर देखो ये कहते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से ना अब
बॉर्डर्स की जो सिग्निफिकेंस है वो पहले से कम हो गई है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई पर्सन बैठा है यूएस में, साइबर अटैक को अंजाम देता है इंडिया में, तो यूएस की मदद के बिना क्या इंडिया उस पर्सन को पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। लेकिन यूएसए इंडिया की हेल्प तभी करेगा जब यूएसए को लगेगा कि अपराध किया है इस पर्सन ने हमारे लॉ के हिसाब से भी। तो पॉइंट पता क्या है? पॉइंट ये है, राइटर जो बोलना चाहते हैं, अब समय आ गया है विभिन्न देशों को मिलके टेक्नोलॉजी संबंधित कानून बनाने चाहिए, टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने चाहिए, ताकि जैसे देखो कोई पर्सन जिसने इंडिया में ड्रग्स का व्यापार किया है भाग के यूएसए में जाता है, क्योंकि यूएसए में भी ड्रग्स बेचना अपराध है, तो फिर वो यूएसए के कानून के हिसाब से भी अपराधी है, तो यूएसए उसे इंडिया को सौंप देगा। वैसे ही देखो टेक्नोलॉजी में भी कॉमन कानून बनने चाहिए, ग्लोबल आर्किटेक्चर आना चाहिए, जिसके अनुसार विभिन्न देश एक दूसरे से कोऑपरेट करें, एक दूसरे की मदद करें कि किसी ने अपराध किया है टेक्नोलॉजी संबंधित तो उसे पकड़ने में सहायता करें एक दूसरे की। समझ गए? तो मतलब टेक्नोलॉजी संबंधित कोऑपरेशन के लिए ना विभिन्न देशों को अब साथ आके इंटरनेशनल लॉज बनाने चाहिए। ये राइटर का पॉइंट है। G20 का समिट इस बार इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया के पास लीडरशिप रोल है। इंडिया उसका फायदा उठा के इस चीज को प्रपोज कर सकता है समिट में कि भैया टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए और आप यूनिफॉर्म लॉज बनाइए, विभिन्न देश आपस में कोऑपरेट करें, इससे संबंधित कन्वेंशन इस्टेब्लिश कीजिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। मेंस का क्वेश्चन ये है यहां पर, एग्जामिन द implications ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन स्टेट। नेशन स्टेट की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है ना, उसके अंदर सरकार जो लॉज एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करवाती है ना, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा है टेक्नोलॉजी के आने से, ये आपको एग्जामिन करना है 250 वर्ड्स में। और दूसरा पार्ट ये है, प्लीज प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ये स्पेशली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वैसे भी आप देते बट क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन किया गया है तो आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स दोगे। ये प्री का क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का। टेक्नोलॉजी के आने से नेशन स्टेट का जो ट्रेडिशनल नोशन है ना, नेशन स्टेट का जो ट्रेडिशनल आइडिया है परंपरागत, वो चैलेंज हुआ है टेक्नोलॉजी के आने से। क्योंकि देखो साइबर अटैक्स होने लगे हैं, साइबर अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बॉर्डर क्या है, बॉर्डर सिग्निफिकेंट ही नहीं है साइबर अटैक्स के लिए। तो इस वजह से नेशन स्टेट का जो परंपरागत आइडिया है ना, वो चैलेंज हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट ये है, बड़ी जो कंपनीज हैं जैसे गूगल, अमेजोन, इनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है क्योंकि इनका डेटा के ऊपर बहुत कंट्रोल है। तो बताइए दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? आंसर मैं आपको बताऊंगा आगे। आप फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिखिए, ईमानदारी से बताइए आपको क्या लगता है कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला आर्टिकल देखो इस बात पे फोकस करता है, इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पॉइंट ये है, जो इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है उसमें स्टेट्स का क्या रोल रहेगा। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज के समय में पूरे वर्ल्ड में देखो फोकस इसी बात पे है कि कैसे ना कैसे करके कार्बन एमिशन को कम किया जाए ताकि क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस किया जा सके। विभिन्न देशों ने अपने अपने टारगेट रखे हुए हैं इसे एड्रेस करने के लिए। जैसे इंडिया की तरफ से टारगेट ये है 2070 आते आते हम नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव कर लेंगे, यानी कि जितना कार्बन इंडिया से एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। इंडिया का एक और टारगेट है 2030 आते आते हम जितना एनर्जी जनरेट करेंगे ना, उसमें से 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट होगा। फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट होना मतलब जैसे कोल इत्यादि से जनरेट होना, और नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट होना फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी। तो 50% एनर्जी 2030 आते आते इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब देखो एक कंसर्न ना कई बार डेवलपिंग कंट्रीज का और पुअर कंट्रीज का ये है कि भैया हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है कि हम इतना जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी पर ट्रांजिशन कर जाएं। अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी हमें कोल के ऊपर डिपेंड हो रहा है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज का कंसर्न होता है। तो G20 का अभी फोरम ऑर्गेनाइज होगा ना, मतलब इस साल का समिट होगा G20 का, उसमें ना इंडिया
एक प्रपोज करने वाला है, एक प्रपोजल, मल्टीपल एनर्जी पाथवेज अप्रोच। मतलब हर देश के पास में अलग टाइप का रिसोर्स है, अलग टाइप का रिसोर्स मतलब किसी देश में सोलर एनर्जी भरपूर है, किसी देश में विंड एनर्जी जनरेट करने का बहुत बढ़िया मौका है, किसी देश में न्यूक्लियर एनर्जी का बढ़िया स्कोप है क्योंकि वहां पे यूरेनियम मिलता है। तो पॉइंट इंडिया का ये है, मल्टीपल एनर्जी पाथवेज अप्रोच होनी चाहिए कि जिस देश की सिचुएशन क्या है, वो कितना गरीब है, डेवलप कर रहा है, और उसको किस रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स उसके पास सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से उसका रास्ता तय होना चाहिए कि वो किस प्रकार से एनर्जी एफिशिएंट बन सकता है। सबको सीधा सीधा बोलना कि आप सोलर एनर्जी जनरेट कीजिए, भैया किसी के पास में सोलर एनर्जी के मामले में एक्सपर्टीज नहीं है, उस देश में धूप कम आती है, तो कैसे उसको फोर्स कर सकते हो आप कि सोलर एनर्जी जनरेट कीजिए। हर एक देश अपने वहां पे मौजूद रिसोर्स के हिसाब से फैसला लेगा ना। अब राइटर ये बोलते हैं, देखो इस चीज में ना स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देते हैं कि हम अभी तक विभिन्न देशों की बात कर रहे थे, आप स्टेट्स की ही बात कर लीजिए। जैसे राजस्थान के पास में एक्सपर्टीज है, राजस्थान के पास में सोलर एनर्जी काफी ज्यादा है, डेजर्टियल एरिया है, तो बहुत स्कोप है सोलर एनर्जी जनरेट करने का। जबकि तमिलनाडु में विंड एनर्जी जनरेट करने का बहुत ज्यादा मौका है, स्कोप है। तो आप कैसे सबके लिए सेम पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। राजस्थान और तमिलनाडु की सिचुएशन अलग है। जब देखो एक देश के विभिन्न राज्यों में ही सिचुएशन अलग है, तो विभिन्न देशों में सिचुएशन कैसे सेम हो सकती है? समझ गए? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद राइटर एक पॉइंट ये बोलते हैं, देखो इंडिया ने वैसे टारगेट ये रखा है कि 2022 में, मतलब ये टारगेट पहले था, इंडिया पूरा अचीव नहीं कर सका, 2022 तक हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। देखो इंडिया ये टारगेट पूरा नहीं अचीव कर सका, बट आज के समय में जितना रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में जनरेट होती है ना, 80% तो सिर्फ 6 राज्यों में जनरेट होती है, जिसमें से 3 तो साउथ इंडिया के हैं, 3 वेस्ट इंडिया के हैं। समझ गए? और देखो ये जो टारगेट है ना, था मतलब 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का। अब इसमें ना विभिन्न राज्यों ने इंडिविजुअल टारगेट भी लिए थे। जैसे राजस्थान ने अपना कुछ टारगेट रखा था, कर्नाटक ने कुछ अपना, तो ये सिर्फ 3 राज्य हैं ना, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, सिर्फ इन्होंने ही अपना टारगेट अचीव किया, बाकी किसी राज्य ने नहीं अचीव किया। तो अब राइटर पॉइंट पे आते हैं। राइटर कहते हैं, अगर देखो इंडिया को अपना एनर्जी ट्रांजिशन करना है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया 2070 आते आते नेट जीरो कार्बन का स्टेटस हासिल करना, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए ना स्टेट्स की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? पहला पॉइंट, देखो इंडिया ने तो नेशनल टारगेट रख लिया, लेकिन उस टारगेट को इंप्लीमेंट तो अलग अलग लेवल पे स्टेट्स के द्वारा ही किया जाएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेट्स का रोल होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से टारगेट रख लेगी, लेकिन स्टेट से सहयोग के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट उस टारगेट को नहीं अचीव कर सकती। नेशनल टारगेट को रियलाइज करने में स्टेट का रोल बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में ना लिगेसी इश्यूज काफी ज्यादा हैं। लिगेसी इश्यूज जैसे पावर की चोरी काफी होती है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज घाटे में आ जाती हैं। बहुत सारी अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट है। तो पॉइंट ये है, स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट इन इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकती, और जब तक ये इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे फिर ट्रांजिशन हम नहीं कर सकते रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तीसरा पॉइंट, कई सारे स्टेट्स जो हैं वो नई नई पॉलिसीज में इनोवेशन के लिए लेबोरेटरी का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे राजस्थान ने ना सोलर एनर्जी में काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, बाद में वही चीजें पूरे देश में अपनाई गई सोलर एनर्जी को जनरेट करने के मामले में। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए विंड एनर्जी जनरेट करने के मामले में, बाद में वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अलग अलग राज्यों में अपनाई गई। यानी अलग अलग जो स्टेट्स हैं अपनी एक्सपर्टीज और स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करती हैं, पॉलिसी में इनोवेशन लेके आती हैं, बाद में वो चीजें पूरे देश में भी इंप्लीमेंट होती हैं बहुत बार। तो स्टेट गवर्नमेंट्स, अलग अलग राज्य एक इनोवेशन का काम करते हैं पॉलिसी में। जैसे एक और एग्जाम्पल है पीएम कुसुम स्कीम। इसमें क्या है कि सोलर पंप का ये एग्जाम्पल है कि जो ट्यूबवेल है ना, ये पंप है, वो चलेंगे सोलर एनर्जी की सहायता से, और एक्स्ट्रा अगर सोलर एनर्जी जनरेट होती है तो किसान उसे बेच भी सकते हैं। तो ये शुरू में एक स्टेट में एक्सपेरिमेंट किया गया था, बाद में
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को अलग अलग राज्यों में एक्सपेंड कर दिया। चौथा पॉइंट ये है, अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टेट के गोल्स से अलाइन नहीं करते हैं, स्टेट की प्रायोरिटीज से अलाइन नहीं करते हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा उन गोल्स को अचीव करना। समझ गए? और देखो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में स्टेट्स का रोल होता है, स्टेट्स का रोल और बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। अब स्टेट सेंटर की प्रायोरिटीज के साथ अलाइन होंगे मान लीजिए, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा तवज्जो देंगे, उन्हें पता है एमिशन को भी कम करना है। बट स्टेट्स को आप साथ लेके नहीं चलोगे तो फिर दूसरे सेक्टर्स में भी, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, दूसरे एरियाज में, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स जो हैं अर्बन एरियाज में वो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। इन एरियाज में स्टेट ज़्यादा अच्छा भी काम करेंगे अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एमिशन संबंधित प्रायोरिटीज से, टारगेट से अलाइन करते हैं। तो इसलिए स्टेट्स को साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग राज्यों में जो स्टेट एक्शन प्लान है उन क्लाइमेट चेंज पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अलग अलग स्टेट्स अपना ये प्लान अपडेट करें, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की, आप क्लाइमेट चेंज पे क्या एक्शन ले रहे हो। इसके अलावा रिकमेंडेशंस दी गई कि स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी इस्टेब्लिश की जाए एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। हर एक राज्य में ये कमेटी हो, स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी, जो डिसाइड करे, रिकमेंडेशंस दें कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर सकते हैं। रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट एनर्जी मिनिस्टर्स की। इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज ने अलग अलग इंडेक्स भी जारी किए हैं जिसमें अलग अलग राज्यों को रैंकिंग दी जाती है कि कौन सा राज्य अच्छा काम कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ताकि विभिन्न राज्यों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन पैदा हो। और अभी देखो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सिर्फ आउटकम पे नहीं फोकस करना, इसके साथ साथ स्टेट लेवल की प्रिपेयर्डनेस क्या है उस पर भी फोकस करना है, मतलब हेल्प भी करनी है। कई सारे राज्य अपने आप से आउटकम नहीं दे पाएंगे, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो अलग अलग राज्यों की क्या तैयारी है उस पर फोकस करना है एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ। जो राज्य तैयारी में लैग कर रहा है उसकी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से मदद करे। इसके लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेट लेवल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जा सकता है। स्टेट लेवल एक फ्रेमवर्क जिसमें अलग अलग राज्य जो हैं वो अपने प्लान को अपडेट करें, एक्शन को अपडेट करें। इससे सबको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग राज्यों का प्लान क्या है, क्या एक्शन वो ले रहे हैं, उनकी गवर्निंग प्रोसेस क्या है। ये सब कैसे पता लगेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट लेवल का फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करेगी। जैसे रूल बना दिए सभी राज्यों के लिए कि आपको अपना प्लान अपडेट करना है, फिर एक हफ्ते बाद आपका एक्शन अपडेट करना है, तो सभी राज्यों को पता लग जाएगा कि किसका क्या प्लान है, कौन एक्शन ले रहा है, कैसे इस चीज को गवर्न किया जा रहा है। लास्ट में 2 पॉइंट्स और बोले जाते हैं राइटर के द्वारा कि देखो जब ये एनर्जी ट्रांजिशन होना, इसमें अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं कि हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन हो गया बट इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, लेकिन या इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल नहीं है, अब ज़्यादा जाने लग गई, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। और दूसरी चीज़ देखो, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल जनता को इन्वॉल्व किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे कोई बहुत बड़ा सोलर प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहती है तो लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, उनकी क्या राय है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाया जाए, तो सारे फैक्ट्स सामने आने चाहिए कि इस लॉजिक पे फैसला लिया गया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया जाए। लोकल जनता से संवाद होना चाहिए प्रोजेक्ट लगाने से पहले। तो ये 2 पॉइंट्स पे राइटर फोकस करते हैं लास्ट में। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब इससे संबंधित आप क्वेश्चन देख लीजिए। इवेल्युएट द रोल ऑफ स्टेट्स इन ड्राइविंग एक्शन टुवर्ड्स इंडियाज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज प्लेजेस। इंडिया ने जो कमिटमेंट की है ना, फॉर एग्जांपल 2017 आते आते हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस अचीव करेंगे, तो इंडिया के जो ये प्लेज हैं इनकी तरफ एक्शन लेने में स्टेट का क्या रोल है वो आपको इवेल्युएट करना है। और दूसरे पार्ट में आपको डिस्कस भी करना है क्या नेशनल लेवल पे जो टारगेट सेट किए हैं वो इफेक्टिवली एक्शंस ड्राइव कर सकते हैं स्टेट लेवल पे। इसमें आप बताओगे हाँ कर सकते हैं, लेकिन स्टेट्स की हेल्प लेना ज़रूरी है, स्टेट लेवल पे फ्रेमवर्क बनाना होगा, वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की। लोकल लेवल पे लोगों को आपको शामिल करना होगा डिसीजन मेकिंग में, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लानी होगी, ये सब चीज़ें आपको सेकंड पार्ट में बतानी है। ये प्री का क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है। सारी स्टेटमेंट्स वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर देखो
पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। और पहला वाला जो क्वेश्चन था प्री का, उसका आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं पिछले प्री के क्वेश्चन में जो फर्स्ट आर्टिकल के बाद डिस्कस किया था। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सही हैं, बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब ये तो आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। एक प्लास्टिक वाला आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। थीम क्या है इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, जो कि 5 जून को था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इवन देखो 2018 में जब इंडिया ने होस्ट किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, तब भी यही थीम थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज अनाउंस की थी कि 2022 आने तक, 2022 से पहले इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। तो क्या हो गया है इंडिया? देखो 21 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को सरकार ने बैन कर दिया था पिछले साल, लेकिन आज भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे ये सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और बैन इनइफेक्टिव साबित हुआ है। देखो हर साल प्लास्टिक की ग्लोबल प्रोडक्शन कितनी होती है, 400 मिलियन टन, और उसमें से अप्रोक्सीमेटली 75% जो टोटल प्लास्टिक है ना, आज तक वर्ल्ड में देखो टोटल जितना भी प्लास्टिक जनरेट हुआ है ना, उसमें से 75% तो वेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। हर एक मिनट 1 मिलियन प्लास्टिक की बोतल्स परचेज की जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। 1 मिलियन मतलब 10 लाख प्लास्टिक की बोतल्स परचेज की जाती हैं एक वर्ल्ड में। और पूरे साल में 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में इतना डीप डेटा इस्तेमाल हो सकता है। आंसर राइटिंग के लिए तो 1-2 पॉइंट भी डेटा के चल जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखना हो ना और सेंसेशनलाइज करना हो तो ये डेटा इस्तेमाल हो सकता है। और जितना प्लास्टिक इस्तेमाल होता है ना पूरे वर्ल्ड में, आधा तो देखो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जैसे प्लास्टिक की थैली है, इस्तेमाल की, फेंक दी। स्टडीज देखो ये सजेस्ट करती हैं कि 2050 आते आते ओशंस में इतनी फिश नहीं होंगी जितना कि प्लास्टिक होगा। मतलब फिश से ज़्यादा तो प्लास्टिक होगा ओशंस में 2050 आते आते। और ज़्यादातर जो प्लास्टिक्स है ना वो कभी गायब नहीं होते, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे ये पीस है तो ये छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। वही माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमन बॉडीज में एंटर करता है और नुकसान पहुंचाता है, काफ़ी सारे ऑर्गन्स में जमा हो जाता है। इवन देखो वो बच्चा जिसकी एज ज़्यादा नहीं है, 1 साल से कम है, उसके भी वेस्ट में ना प्लास्टिक मिलता है। जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना उसमें प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक मिलता है। इवन उस बच्चे के ह्यूमन वेस्ट में जिसकी एज 1 साल से कम है। प्लास्टिक एसोसिएटेड हार्मफुल केमिकल्स जो हैं जैसे मिथाइल मरकरी, प्लास्टिसीजर्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये बॉडी में एंटर कर सकते हैं जिससे हेल्थ कंसर्न्स हो जाते हैं। इवन देखो फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक से, जैसे पेट्रोलियम वगैरह होते हैं ना, इनको प्रोड्यूस करने में भी कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। इनके इस्तेमाल में भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। जैसे पेट्रोलियम का इस्तेमाल जब होता है कार में, बहुत ज़्यादा एमिशन होता है। और प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से न जाने कितनी नालियाँ बंद हो जाती हैं, कैनल्स में जमा हो जाता है प्लास्टिक, जिसकी वजह से अर्बन फ्लड्स आती हैं। और प्लास्टिक नदी किनारे इस प्रकार से जमा हो जाता है तो जाने का मन नहीं करता वहाँ पे। लैंडफिल यानी जहाँ पे कूड़े का ढेर होता है ना, वहाँ पे बारिश हो गई मान लीजिए, तो बारिश का पानी या फिर दूसरी जगह से पानी आता है, वो कूड़े के साथ रिएक्ट करता है ना, कूड़े में कुछ केमिकल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है तो लीचेट्स रिलीज होता है। ये काफ़ी हार्मफुल होता है। प्लास्टिक कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचाता है। मतलब अनेकों पॉइंट्स आप दे सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि मुश्किल पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स तो आप जनरली भी दे सकते हो। अब कुछ सजेशंस राइटर बताते हैं। सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगना चाहिए सख्ताई से। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सरकार ज़्यादा ध्यान दे। जैसे लेज प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, ऐसा नहीं कि उसने लेज जिस पैकेट में बेचे उसका काम खत्म। लेज वाली कंपनी का काम यह भी है कि जिस पैकेट में उसने लेज बेचे थे वो पैकेट वापस से उसके पास आए, उसको मैनेज किया जाए। इसके बाद कम्युनिटी लेड क्लीन अप इनिशिएटिव होने चाहिए, जैसे पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर अपने आसपास की जगह को साफ करे। गवर्नमेंट, सिटीज़, टाउन, बिजनेस, फाइनेंशियल सेक्टर सबको मिलकर काम करना चाहिए। और अननेसेसरी जो प्लास्टिक्स हैं
उनको ख़त्म करने के लिए गाइडलाइंस बनानी चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए प्लास्टिक यूज़ का। लीनियर प्लास्टिक इकोनॉमी से सर्कुलर मॉडल पे शिफ्ट करना जरूरी है। लीनियर प्लास्टिक इकोनॉमी जैसे कि देखो, प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ, यूज हुआ, फेंक दिया, ये लीनियर मॉडल है। सर्कुलर मॉडल में क्या है कि आप बार बार रीयूज करते हो, रिसाइकल करते हो। मतलब हमें ऐसा लाइफस्टाइल अपनाने की आवश्यकता है जिसमें रीफ्यूज और रिड्यूस पे ध्यान हो। कम से कम प्लास्टिक यूज करें, बेयर मिनिमम, अगर करें भी तो उसको रीयूज करें, फिर उसको रिसाइकल करें, रिपेयर करें, इन चीज़ों पे ध्यान दें। रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिपेयर, रिफ्यूज, ये 5 R जरूरी हैं। 5 R के बारे में आंसर में लिखोगे तो बढ़िया इंपैक्ट जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए। आज के समय में देखो 100 से ज़्यादा देश हैं जिन्होंने प्लास्टिक बैग से संबंधित कानून बनाए हैं, और कईयों ने देखो बहुत सख्त कानून बनाए हैं। बट देखो इंप्लीमेंटेशन के मामले में ना सिर्फ इंडिया बल्कि विभिन्न देश पिछड़ रहे हैं, तो इंप्लीमेंटेशन भी बढ़िया होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लास्टिक से संबंधित। इसके बाद देखो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्टोन्स पेल्टेड एट दलित मैन वेडिंग प्रोसेसन, फ्रंट पेज पे ही न्यूज़ है। दलित मैन की शादी का जो प्रोसेसन था उस पर पत्थर बरसाए गए। न्यूज़ में जो लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के न्यूज़ हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको ये बात गवारा नहीं गुजरी कि एक दलित मैन कैसे घोड़े पे चढ़ के प्रोसेसन ले जा सकता है गांव के बीच। देखो ये जो न्यूज़ है ना, इसमें काफ़ी सारे एथिकल इश्यूज निकल के आते हैं। सबसे पहले वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी, जो दलित मैन के साथ हुआ ये उसकी ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी का वायलेशन है। सोशल स्टिग्मा और प्रेजुडाइस है कि दलित मैन ऐसा नहीं कर सकते। स्टिग्मा जो अटैच है उसी का ये रिफ्लेक्शन है, उसी का ये एग्जाम्पल है। इसके बाद इंडिविजुअल ऑटोनमी और फ्रीडम में भी इंटरफेरेंस है। एक इंडिविजुअल का फ्रीडम है, वो अपनी शादी अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार से कर सकता है, लेकिन इंटरफेरेंस है उसमें। और समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सभी तबकों की ऐसा होने से रोका जाए। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पुलिस तो अपना काम करेगी ही, समाज में जो बाकी लोग हैं ना उनकी भी ड्यूटी बनती है ऐसा करने से रोका जाए, क्योंकि ये सोशल जस्टिस के भी अगेंस्ट हैं। तो ये 4 एथिकल इश्यूज हैं इस न्यूज़ में। ये PDF में आपको दे दूंगा ताकि आप आसानी से इनको इकट्ठा भी कर सको, नोट्स भी बना सको, लास्ट में ये आपके काम आएंगे। अब ये कुछ डेटा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, हिंदू का डेटा है। चाइना देखो रिसर्च के मामले में ना काफ़ी आगे निकल रहा है धीरे धीरे। जैसे डेटा देखो, लाल वाला 2010 का, ये ब्लू वाला 2020 का। चाइना में 2020 में कितने पेपर पब्लिश हुए साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंसेस में? 6 लाख के आसपास 2020 का डेटा है, और US में सिर्फ 4.5 लाख, और इंडिया में तो और भी कम 1.9 लाख। एक ये डेटा देख लीजिए। नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन रिसीव्ड, चाइना से कितनी रिसीव हुई 2021 में या 2020 मान लीजिए, चाइना से रिसीव हुई ऑलमोस्ट 16 लाख, 15.86 लैक्स और उसके बाद US से कितनी? ऑलमोस्ट 6 लाख। तो मतलब 3 गुना ज़्यादा पेटेंट की एप्लीकेशंस रिसीव हुई चाइना में। चाइना धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है। ये डेटा के साथ आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। एक IR का आर्टिकल आए, IR का क्वेश्चन आए अपने पड़ोसी देशों के साथ में, तो आप ये अखंड भारत के मैप वाला एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में अखंड भारत का जो मैप दिखाया गया है गैलरी में, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, इन सबको उस मैप में दिखाया गया है। तो नेपाल में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, बांग्लादेश में कंट्रोवर्सी पैदा हुई। तो इंडिया को अगर पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर दीजिएगा, अखंड भारत कंट्रोवर्सी वाला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, केस स्टडी टाइप का है ये। प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला स्कूल था ना गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के वडनगर में, उस स्कूल को ना एक मॉडल के तौर पे तैयार किया जा रहा है। वो एक मॉडल स्कूल होगा जिसका नाम होगा प्रेरणा। मतलब इतना बेहतरीन तैयार किया जा रहा है इस स्कूल को, बढ़िया वैल्यूज़ दिए जाएंगी नई नई टेक्निक्स की सहायता से, नई मेथोडोलॉजी की सहायता से। और हमारे देश में 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से 2 स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, देखेंगे किस प्रकार से ये स्कूल चल रहा है, क्या नई चीज़ें हैं, किस प्रकार से जो स्टूडेंट पढ़ेंगे इस स्कूल में वो फ्यूचर में चेंज लेके आएंगे हमारे देश में।
तो ये केस स्टडी टाइप का एग्जाम्पल है जो आप आंसर्स में दे सकते हो एजुकेशन में। अब हम समरी देख लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी ट्रांजिशन वाले आर्टिकल की समरी। इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि G20 का समिट होगा, उसमें इंडिया प्रपोजल रखेगा। मल्टीपल पाथवे अप्रोच होनी चाहिए एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। स्टेट को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे डिसाइड भी कर ले, स्टेट्स इंप्लीमेंट करेंगे। लिगेसी इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज घाटे में चल रही हैं, अलग अलग स्टेट में इनोवेशंस हुई हैं, तो स्टेट लेबोरेटरीज का काम करते हैं पॉलिसी इनोवेशन के लिए। और नेशनल गोल्स को अचीव करना मुश्किल है अगर वो स्टेट्स की प्रायोरिटीज के साथ अलाइन नहीं है। स्टेट्स, हर एक स्टेट की अलग एक्सपर्टीज हैं, अलग चीज में रिसोर्स हैं, तो स्टेट्स की अलाइनमेंट जरूरी है। नेक्स्ट, इंटरलिंकेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इंटरलिंकेजेस जैसे हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एग्जांपल, कि स्टेट्स अगर अलग अलग सेक्टर्स में भी पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो एनर्जी ट्रांजिशन वाली चीज़ कंप्लीट नहीं की जा सकेगी। तो स्टेट लेवल पे एंगेजमेंट जरूरी है, मल्टी लेवल प्लानिंग होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए। स्टेट लेवल पे जो इम्प्लीकेशंस है, रिसोर्स हैं, उसको समझना जरूरी है। स्टेट लेवल पे फ्रेमवर्क बनना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया। बेनिफिट बहुत होंगे अगर स्टेट लेवल पे एंगेजमेंट होता है, तो जो ट्रांजिशन का डिस्कोर्स है वो ब्रॉड होगा, ज़्यादा अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर होगा, और स्टेट लेवल पे जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको भी एड्रेस किया जा सकेगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब अगले आर्टिकल की समरी देख लीजिए, टेक्नोलॉजी वाले आर्टिकल की। अब देखो, नेशन स्टेट का जो आइडिया है उसको चैलेंज मिला है टेक्नोलॉजी की वजह से, और ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स की सिग्निफिकेंस कम हो रही है, क्योंकि अब साइबर अटैक होना हो, फॉर एग्जांपल, कहीं से भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशन स्टेट की कैपेसिटी भी कम हो गई है टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की। डेटा विद इन सेकेंड्स दूसरे देश में पहुंच जाता है। ये कंपनीज बहुत बड़ी हो गई हैं। एप्पल, गूगल जैसी 5 बड़ी यूएसए की जो टेक कंपनीज हैं, उनकी कंबाइंड जो वैल्यूएशन है जर्मनी की जीडीपी को पार कर गई हैं। आने वाला समय तो देखो टेक्नोलॉजी का ही है। इन कंपनीज का जो इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक पावर है, बढ़ती जा रही है, स्टेट की पावर घटती जा रही है। तो विभिन्न देशों को एक साथ आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, और इंडिया में डेटा ट्रांसफर और प्राइवेसी लॉज बनने चाहिए। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, G20 का समिट इंडिया में है। प्रिंसिपल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर आना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी संबंधित जो चैलेंजेस हैं उन्हें मिल के एड्रेस किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इसकी ये समरी है। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।